दर्शन को यहाँ औपचारिक सम्यक दर्शन को यहाँ दो प्रकार से इन्होंने ये किया है, परिभाषित किया है। एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, मतलब जो अभी तक सम्यक को जिसने प्राप्त नहीं किया है, पहली बार सम्यक को प्राप्त करने जा रहा है, वह जीव क्या करेगा कि क्रोध मान माया लोभ ये चार और मिथ्यात्व ये पांच प्रकृतियों का जब वो उपशम करेगा तो वो औपचारिक सम्यक दर्शन वाला कहा जाएगा। और जिसने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो वापस मिथ्या दृष्टि हो गया है, उसको कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। तो जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव है उसने पहले सम्यक प्राप्त कर लिया, इसका मतलब उसकी जो मिथ्यात्व प्रकृति है वो मिथ्यात्व सम्यक में तीन जगह उसका विभाजन हो गया है। तो अब उसको जब वापस सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा तो चार अनंत अनुबंधी कषायों के साथ में ये तीन दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन तीनों का उपशम करना पड़ेगा। तो 7 प्रकृतियों का उपशम करना पड़ेगा। तो सादी मिथ्या दृष्टि 7 प्रकृतियों का उपशम करके और अनादि मिथ्या दृष्टि 5 प्रकृतियों का उपशम करके औपचारिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। अब औपचारिक सम्यक दर्शन के कितने भेद है और उनका स्वरूप क्या है? अब औपचारिक सम्यक दर्शन ही इन्होंने दो भेद कहे हैं, एक तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन। अब इसको समझना बहुत जरूरी है कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन क्या है और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन क्या है। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन मतलब पहली बार सम्यक दर्शन हो गया और फिर दूसरी बार सम्यक दर्शन कर रहा है वो द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। इसकी व्याख्या आगे हमें अच्छी तरह से मालूम हो जाएगी। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन 5 अथवा 7 प्रकृतियों के उपशम से मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। ये अपने ऊपर देखा है कि जो 5 और 7 कैसे आ रहे हैं, तो वो जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको 5 या 7 प्रकृतियों के उपशम से जो होता है वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो गया। मतलब शादी का भी और अनादि का दोनों भी मिथ्या दृष्टि का सम्यक दर्शन जो है वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहा गया है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कब होता है? चौथे से लेकर 7वें गुण स्थान तक। प्रथमोपशम सम्यक के काल में किसी का मरण नहीं होता, ये एक विशेष बात है। ये सब तो हो गया था, ये सब हो गया था, आज अपना ये पूरा हो गया पहला भाग। तो जो समय है, तो जो समय बाकी है उसमें अब ये रिवीजन कर ले रहे हैं। अच्छा भाग दूसरा चालू करने के बजाय अच्छा ओके ठीक है। आपके एब्सेंस में दूसरा भाग चालू करना नहीं चाहते थे हम? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके लिए इसकी रिवीजन कर ले रहे हैं। अच्छा, दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों के उपशम के साथ साथ 4 अनंतानुबंधी कषायों के भी संयोजन, अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यानादि रूप परिणमन होना से द्वितीय सम्यक दर्शन होता है। ये भी संयोजन क्या है? कल सोनू दीदी ने अच्छी तरह बाउल का उदाहरण लेके हमको समझा दिया था। एक चावल की कटोरी और बाकी 3 सब्जियों की कटोरी के हिसाब से। तो अनंतानुबंधी का भी संयोजन क्या है वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। तो द्वितीय उपशम जब होता है तब अनंतानुबंधी का विसंयोजन होता है, अनंतानुबंधी खत्म हो जाती है। द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव के 7वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है। प्रथम उपशम जो है वो 4थे से 7वें तक, और द्वितीय उपशम जो है जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव है वो 7वें गुण स्थान में उत्पन्न करता है द्वितीय उपशम। एवं क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के पश्चात उत्पन्न होता है। द्वितीयोपशम जो होता है वो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के बाद ही होता है। श्रेणी का आरोहण करके सब जीव 11वें गुण स्थान से नीचे गिरता है, तब 6ठे, 5वें या 4थे गुण स्थान में भी पाया जाता है। इस अपेक्षा द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन 4th गुण स्थान से 11वें गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। द्वितीयोपशम सम्यक सहित उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का अपूर्वकरण गुण स्थान में प्रथम पाए में मरण नहीं होता है। सभी गुण स्थानों में द्वितीयोपशम के काल में मरण होने पर जीव नियम से देवगति में जाता है। एक समरूल तुमको मालूम है कि जिसको सम्यक दर्शन हो गया वह यदि
पहले उसने गति का बंध नहीं किया है तो बाद में देव गति का ही बंध करेगा। लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त होने से पहले यदि उन्होंने गति का बंध कर लिया है तो बाद में वो उस गति को प्राप्त करेगा, लेकिन भोग भूमि में निर्माण अपराध होगा, वो कर्म भूमि में नहीं होगा। इसमें देखिए भाई साहब, इसमें क्या बताया है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व वाला जीव जो है ना, वो कहाँ से कर रहा है, जब वो श्रेणी मानने के सम्मुख होता है तब उसके यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व होता है। और उसमें क्या, पहले क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन और उसके बाद वो उत्पन्न होता है। श्रेणी का जब आरोहण करके जीव कहाँ तक जाएगा, 11वें गुणस्थान तक जाएगा। तो 11वें गुणस्थान से जब वो नीचे गिरेगा तब वो कहाँ तक रहेगा, 6ठे गुणस्थान में, 5वें गुणस्थान में, 4थे गुणस्थान में भी यह द्वितीयोपशम रहेगा उसके साथ, ये बताना है। हाँ, इस अपेक्षा से द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन 4th गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक है ना, ये महत्व की बात है। क्योंकि उत्पन्न तो उसने वहां किया श्रेणी के सम्मुख, लेकिन अगर वो गिर जाता है गुणस्थान में उत्पन्न करता है तो 4थे से 11वें तक फिर पाया जाता है गिरने के समय से, है ना। इसलिए बाकी तो ठीक है। द्वितीय सम्यक्त्व सहित उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीवों का जो अपूर्व करण गुणस्थान है उसके प्रथम पाये में मरण नहीं होता। जो द्वितीयोपशम सम्यक्त्व से सहित जीव है, उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, उन जीवों का अपूर्व करण गुणस्थान का जो प्रथम पाया है उसमें मरण नहीं होता। और सभी गुणस्थानों में द्वितीयोपशम के काल में मरण होने पर जीव कहाँ जाएगा, नियम से देवगति में जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी समझ में आई होगी, अच्छा लग रहा है। अच्छा कि अपन ने 2 बार पढ़ा। आगे का पढ़ लीजिए, अभी है 5-6 मिनट। आप ले लो अभी क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, आप पढ़िए। जी जी। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के अपने को ये समझना है कि कौन सी प्रकृतियां सर्वघाती है और कौन सी देशघाती है। तो ये जो 6 प्रकृतियां है ये तो है सर्वघाती, और एक सम्यक प्रकृति है वह है देशघाती। अब प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आने वाले जो निषेक है उनका क्या करना है, अपने को उदयाभावी क्षय करना है। और आगामी काल में जो उदय में आएगी उनके निषेकों का क्या करना है, अपने को सदावस्था रूप उपशम करना है। और ऐसा होने के बाद क्या रहेगा, तो एक सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा। तो वो कौन सी है, वो देशघाती है। तो इसलिए उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। और ऐसी जो अवस्था होती है, ऐसी अवस्था होने पर जो अपना तत्वों के प्रति श्रद्धान होता है, दृढ़ श्रद्धान होता है, उसे क्या कहेंगे, क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। अब इस सम्यक्त्व में क्या होता है, सम्यक्त्व प्रकृति का उदय रहता है। इस कारण यहाँ क्या लग रहा है, चल, मल, अवगाढ़, ये दोष इसमें उत्पन्न होते हैं। यह जीव सम्यक्त्व प्रकृति के उदय का वेदन करता है, इसलिए उनके सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। यहाँ क्या है, सम्यक्त्व प्रकृति है, उसका वेदन तो करते ही रहेगा, इसलिए उसको वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं। यह सम्यक दर्शन कैसा है, तो 4th गुणस्थान से 7वें गुणस्थान पर्यंत यह क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है ना। अब जो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख हो गया है, अब वो क्षायोपशमिक को छोड़कर क्या उसको बदल देना चाहता है क्षायिक सम्यक दर्शन में। तो ऐसा जीव क्या करेगा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और जो अनंतानुबंधी की 4 यानी इन 6 प्रकृतियों का क्या करेगा, क्षय कर चुकता है। मात्र वहां क्या रहता है, सम्यक प्रकृति का उदय। जब शेष रह जाता है तब तो वह क्या होता है, कृतकृत्य वेदक। इनका तो उसने अब क्षय कर दिया, पहले उसने सदावस्था रूप उपशम किया था, उदयाभावी क्षय किया था, लेकिन यहाँ उसने क्षय कर दिया। फिर सिर्फ क्या रहा वहां, सम्यक तो प्रकृति का उदय रहा। जब ऐसी अवस्था होती है तो उसे क्या कहेंगे, कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहा जाएगा वो। और इसका काल कितना है, सिर्फ अंतर मुहूर्त मात्र है ना। अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे पढ़ रहे 250 दीदी, आप पढ़ रहे सोनू दीदी। मैं ना एक चीज बताना चाहती हूँ कि जी भाव कौन कौन दीदी। से होते हैं, सबको पता है क्या, कितने भाव होते हैं? जी जैसे हम बताइए। पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ना, औपसमिक, क्षायिक, क्षायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। तो कौन से भाव क्या होते हैं आपको पता है जयश्री दीदी?
औपशमिक के बारे में आप बताइए। उपसम, सबसे पहले उपसम में, उपसम का मतलब समझते हैं कि हम लोग उपसम किसे कहते हैं, क्या होता है उपसम, कैसे करते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति के प्रकट न होने को उपसम कहते हैं। कर्म की शक्ति के प्रकट न होने को उपसम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे। जैसे एक फिटकरी के निमित्त से जल में मिश्रित मैल, एक पानी का बहुत बड़ा बकेट आप ले लो और उसपे फिटकरी घुमा दो, तो फिटकरी घुमाने से क्या होगा, जल ऊपर आ जाएगा स्वच्छ, और फिटकरी से मैल पूरा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन जब आप उसको हिलाओगे तो क्या होगा, अगर आप उसे हिलाए फिर से गंदा हो जाएगा ना, फिर से आ गया ऊपर वो। तो उपसम मतलब पूरा काम नहीं बना अपना, अधूरा काम बना, दबा दिया, एक बार का दबा दिया उसको, और फिर वो उसमें जैसे ही उसको बकेट को हिलाएंगे फिर से मैल ऊपर आ जाएगा। तो उपसम में दबा देना। क्षय मतलब कर्मों के समूल विनाश को क्षय कहते हैं। जैसे ऊपर के स्वच्छ पानी को हम क्या कर सकते हैं पता है, अलग निकाल लो। हाँ, अलग से दूसरे बकेट में निकाल लेंगे, और यहाँ पे मैल पड़ा है। अब क्या है, वो दूसरे बकेट में स्वच्छ पानी आ गया तो उसको कितना भी हिलाओ अब वो थोड़ी ना गंदा होगा, तो इसे कहते हैं क्षय। तो हम हर जगह औपसमिक, औपशम, क्षय, छायोपसमिक बहुत पढ़ते हैं, तो इसके बारे में एकदम स्ट्रॉन्ग से, इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये क्या है आखिर। और मिश्र तथा क्षयोपसम किसे कहते हैं, जिसमें कुछ कर्मों का उदय से अभाव रूप क्षय होकर के उन्हीं का सत्ता रूप उपशम होते हुए कुछ कर्मों का उदय भी रहता है। ऐसे कर्मों की स्थिति वाले परिणाम को मिश्र या क्षयोपसमिक कहते हैं। इसका उदाहरण देते हैं। हमने पानी में फिटकरी डाली, जल का मैल सने सने नीचे बैठ गया। उस जल में जो मैल के कण हैं उन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं। मानो एक कण के पिंड के 10 कण के पिंड, तथा अब क्या करेंगे, जो मैल नीचे रह गया, पानी की बाल्टी है, पानी में फिटकरी घुमाया, फिटकरी घुमाने से नीचे मैल रह गया, अब उस मैल को दो भागों में बांट देंगे। अब जब दो भागों में बांट गया ना, तो एक कण के पिंड से 10 कण के पिंड तक देशघाती संज्ञा है, और तथा 11वें से 20 तक के कण पिंडों को सर्वघाती संज्ञा दी गई है। ये देशघाती और सर्वघाती हमें बार बार ये आएगा। तो जब जल में मैल के कण नीचे बैठेंगे तब सबसे पहले 20 कण वाले पिंड नीचे बैठेंगे लाइन से। आपने 1 किलो एप्पल खरीदी पहले दिन, फिर दूसरे दिन फिर 1 किलो एप्पल खरीदी, तो आप तीसरे दिन क्या करोगे, जो पहले दिन एप्पल खरीदी थी उसे कंज्यूम कर रहे हो, उसे खा रहे हो, और दूसरे दिन वाली एप्पल बाद में खा रहे हो, तो इसे कहते हैं फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले यूज किया। तो सबसे पहले क्या किया हमने, जब जल में मैल के कण नीचे बैठेंगे तब सबसे पहले 20 कण वाले पिंड नीचे बैठेंगे, और उसके बाद 19, फिर 18, ऐसे। जब दो बच्चा पैदा होता है ना, ट्विंस, तो एक पहले गर्भ में आता है और दूसरा बाद में, लेकिन पहले कौन निकलता है, दूसरा वाला पहले निकला वो, और पहले वाला बाद में निकला, और जो पहले निकला वो बड़ा हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो मैल नीचे जम गए थे, मैल के कण को दो भागों में विभक्त कर दिया। एक को हमने, एक कण के पिंड से हमने 10 कण के पिंड तक देशघाती संज्ञा दी, और 11वें से 20 तक के कण पिंड को सर्वघाती संज्ञा दे दी हमने। अब क्षयोपसम की परिभाषा अनुसार सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय तथा उन्हीं का सदव्यवस्था रूप उपशम अर्थात 20 से 11 तक के मैल कणों का उदय से अभाव रूप क्षय है, सत्ता से अभाव रूप नहीं है। तथा उन्हीं का सद अवस्था रूप उपशम का अर्थ है कि जो सर्वघाती स्पर्धक नीचे दबे रहने के कारण भी वे सर्वघाती स्पर्धक रूप ही रहेंगे, देशघाती स्पर्धक रूप नहीं रहेंगे। सर्वघाती और देशघाती मतलब आप समझ लो, सर्वघाती मतलब संपूर्ण रूप से पूरा 100%, और देशघाती मतलब कुछ स्पर्धक, उसमें सर्वघाती और देशघाती हम बार बार पढ़ते हैं। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय अर्थात 1 से लेकर 10 तक के कण पिंडों का स्वच्छ पानी के नीचे सतह में मिल जाना मिश्र है, 1 to 10।
जैसे कि स्वच्छ पानी में कुछ मैल के कण नीचे घूमते रहते हैं, ऊपर स्वच्छ पानी रहता है, वैसे ही देशघाती कण के स्पर्धक आत्म परिणामों में चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न करते हैं। तो थोड़े से जो कण रह गए ना, वो घूमते घूमते रहते हैं, घूम घूम के हमारे आत्म परिणामों को अशुद्ध करते रहते हैं। और चल मल अगाड़ दोष कल हमने समझा था। चल दोष मतलब शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, ये चल दोष है। मल मतलब 25 सम्यक दर्शन के दोष में से कोई भी एक दोष को लगना। और उसके बाद अगाड़ दोष मतलब हमारी श्रद्धा पूरी नहीं है, अभी एकदम पक्की श्रद्धा नहीं है, थोड़ा सा हम डावाडोल है। तो ये सारे वो कण क्या करते हैं, छोटे छोटे कण हमें ये सारे दोष उत्पन्न करते हैं। क्या क्या दोष हमसे ये सब करवाते रहते हैं। तो जिस भाव में उसी कर्म का ऊपर क्षय और नीचे उपशम हो, उसका नाम क्षय उपशम है। सर्वघाती स्पर्धक जो कर्म वर्गनाएं जीव के ज्ञानादि अनुजीवी गुणों को पूर्ण रूप से घातती है। सर्वघाती मतलब पूर्ण रूप से 100% घातती है या फिर ढक देती है, वे सर्वघाती स्पर्धक है। और देशघाती जो कर्म जीव के एक देश अंश का घात करते हैं या ढकते हैं, उन्हें देशघाती स्पर्धक है। तो सर्वघाती और देशघाती हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत चीजों में आता है। तो सर्वघाती कितना हुआ, संपूर्ण रूप से, और देशघाती एक अंश को क्या तो घातेगी या फिर ढकेगी। औदैहिक भाव, अभी हमने उपशम, क्षय, मिश्र या क्षयोपशम और औदैहिक भाव के बारे में। कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं उन्हें औदैहिक भाव कहते हैं। जैसे पूरे पानी में मैल मिला हुआ घूमता रहता है, तो ये क्या है, औदैहिक भाव। कर्मों के उदय से मैल घूम रहा है। द्रव्य क्षेत्र काल एवं भावादि के निमित्त से कर्मों का फल देना उदय कहलाता है। उदय क्या हुआ, हम लोग की कभी लग जाती है, चोट वोट लग जाती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मों का उदय है, हमारे कर्मों के उदय से हमारे साथ ऐसा हुआ। तो द्रव्य क्षेत्र काल एवं भावादि के निमित्त से कर्मों का फल देना, क्या देना, फल देना, अच्छा फल नहीं बुरा फल, कर्मों का फल देना उदय कहलाता है। स्थिति पूरी करके कर्मों के फल देने को उदय कहते हैं। तो औदैहिक भाव पढ़ लिया हमने। अब पारिणामिक भाव, 5 भाव है ना। अब पारिणामिक भाव के बारे में पढ़ेंगे। औपशमिक भाव के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती, याद रखिएगा। क्षायिक भाव के बिना कोई भी जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता। क्षायोपशमिक के बिना कोई छद्मस्त नहीं रह सकता। औदैहिक के बिना कोई संसारी जीव हो ही नहीं सकता। और पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव होता ही नहीं। ठीक है, कितने भी पाप कर लो, पारिणामिक भाव हमारे खत्म नहीं होंगे, सदा रहते हैं, सदा, कभी इनका अभाव नहीं रहता। कर्म से ये चलते रहते हैं। तो पारिणामिक भाव, जो भाव कर्मों के उपशम, क्षय, क्षयोपशम एवं उदय की अपेक्षा के बिना, पहले हमने ये सब पढ़ लिया, क्षय, क्षयोपशम, उदय और उपशम, तो इनके बिना होते हैं। ये क्षय नहीं होता, उपशम नहीं होता, क्षयोपशम नहीं होता, उदय नहीं होता, इनके बिना जो होते हैं उन्हें पारिणामिक कहते हैं। जैसे प्रकृति से ही निकाला गया स्वच्छ जल, वो नेचुरल है, प्रकृति से निकाला है, स्वच्छ जल है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल वाटर। 8 कर्मों की विशेष अवस्थाएं, ज्ञान, ये भाव का तो हो गया, शायद आज हम लोग का समय भी हो गया है आपका। तो ये 5 भाव, अभी एक बार वो रिपीट कर दो ना, औपशमिक बिना। कौन सा वाला रिपीट करूं? औपशमिक बिना क्या नहीं होता? अच्छा, औपशमिक के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। हाँ। क्षायिक भाव के बिना कोई मुक्त नहीं होता। हाँ। क्षायोपशमिक के बिना कोई छद्मस्त नहीं होता। औदैहिक के बिना कोई संसारी जीव नहीं होता।
और पारिणामिक के बिना कोई जीव होता ही नहीं। Sorry. सबसे बेस्ट क्या है? हमें अपने कर्मों का क्षय करना है। कर्म का क्षय। बाल्टी में पानी, पानी में फिटकरी, फिटकरी से मैल नीचे, फिर बाल्टी का पानी उठाया, दूसरे में डाला, एकदम स्वच्छ पानी आ गया। ऐसे करना है। क्षय कब कर्म होगा? संयम धारण करने से, प्रतिमा धारण करने से ऐसे क्षय नहीं होगा कर्मों का। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 4 भाव से ज्यादा नहीं लेता। हमें क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव बनना है। हमें कोशिश करना है कैसे बने, कैसे क्षय करे। अब दूसरी बाल्टी में फिटकरी का पानी स्वच्छ कैसे डालोगे? ये सोच लो आप लोग सभी। जिनवाणी शक्ति करेंगे कुमकुम दीदी। हाँ, यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं नयादाददिष्टयोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणामशुद्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वर्तमाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। श्रवणी के ज्ञानते वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी मात की जय। कल मिलते हैं इसी समय 3 बजे। करना नियोग दीपक भाग 2 शुरू करेंगे हम लोग। तो भाग 2 के PDF भेजेंगे दीदी? हाँ हाँ, एकदम आराम से भेज दूंगी। हाँ, भाग 2। जय सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी।